चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज रिलेवेंट फॉर यूएससीएमए पार्ट 2 और यूएससीपीए के फार सेक्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और इस इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई बायर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है सो उसको किस तरीके से अकाउंटिंग करना चाहिए। वो बहुत ही यूनिक अकाउंटिंग होती है यूएस गैप के अकॉर्डिंग, जो कि आज हम समझने वाले हैं। और यहां पर हम बहुत टेक्निकल पार्ट को वैसे डिस्कस करते हैं, मेन करिकुलम जब हमारा होता है उसमें हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहां पर थोड़ा सा और टेक्निकल चीजों को हमने डिस्कस करना बिकॉज इट्स एडवांस लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि देखिए बॉन्ड एक प्रकार का डेट है जो इशूअर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग सोर्स है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स, अगर मोर देन 1 ईयर। और ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए इश्यू किए जाते हैं। तो हम यहां पर इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे हैं, यहां हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं जिसने कि बॉन्ड को बाय किया हुआ है। तो बेसिकली हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले बॉन्ड के ऊपर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बॉन्ड का एक फेस वैल्यू होती है। तो बॉन्ड की फेस वैल्यू के ऊपर ही हमेशा इंटरेस्ट रिसीव किया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि फेस वैल्यू के ऊपर ही बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है। जो बॉन्ड की फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेटेड इंटरेस्ट रेट। ठीक है सर, स्टेटेड इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। सो स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर आपको मिलेगा, और इसको हम यहां पर एक और नाम दे रहे हैं हम लोग, कैश इंटरेस्ट रिसीव। आप ध्यान रखिए कि मैंने यहां पे जानबूझकर कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी है। कैश इंटरेस्ट रिसीव मतलब जो आपको कैश में मिल रहा है, ये आपकी इनकम नहीं है, केवल इनकम कुछ दूसरी होगी, उसको हम अभी समझेंगे। लेकिन इस बात के ऊपर आपको हमेशा अच्छे से स्टिक रहना है कि हमेशा बॉन्ड की फेस वैल्यू के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे हम बॉन्ड को किसी भी प्राइस पर खरीदें। तो बॉन्ड बेसिकली या तो डिस्काउंट पे बाय किया जाता है या प्रीमियम के ऊपर बाय किया जाता है, या तो डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। सो डिस्काउंट और प्रीमियम का केस कब अराइज होता है? डिस्काउंट की सिचुएशन उस टाइम पे अराइज होती है जब आपको बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट जिसको कि मैं यहां पे स्टेटेड इंटरेस्ट कह सकता हूं। सो स्टेटेड का मतलब है कि जो फेस वैल्यू के ऊपर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट अगर मान के चलिए लेस देन मार्केट इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मार्केट का रेट ज्यादा है और हमें बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट कम मिल रहा है, सो सर ऑब्वियस सी बात है कि हम ऐसी कंपनी के बॉन्ड क्यों खरीदेंगे कि हमें मार्केट में ज्यादा मिले और वो कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें कम दे। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस कंपनी के बॉन्ड को तभी खरीदेंगे जब वो हमें क्या करता है, हमें डिस्काउंट पर मिले। अगर डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा तो हम उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि मार्केट में ज्यादा है। वाइस वर्सा, अगर हमें स्टेटेड
ज्यादा मिल जाए, मार्केट से ज्यादा, सो ऑब्वियस सी बात है ऐसी कंपनी के बॉन्ड को खरीदने के लिए दौड़ मच जाएगी कि सभी लोग चाहेंगे कि इस प्रकार की कंपनी के बॉन्ड को खरीदा जा सके। क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में जो रेट चल रहा है, अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, शेयर मार्केट में डिपॉजिट करते, उस रेट से भी ज्यादा कंपनी आपको बॉन्ड पर इंटरेस्ट पे कर रही है। सो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसको प्रीमियम पर खरीदेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई जो कि हम मेन करिकुलम में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां हम कुछ समथिंग डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आज का लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है। सो जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है उनको तो बहुत ही आसानी होगी, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फार सेक्शन में 5th या 6th नंबर पे है आई गेस। और उसके पहले हम मेन करिकुलम को पढ़े, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, वेरी टेक्निकल है ये। तो अभी आपने ध्यान रखा सर, स्टेटेड रेट इज ग्रेटर देन मार्केट प्रीमियम, स्टेटेड रेट इज लेस देन मार्केट, यू हैव टू, कंपनी विल इशू एट ए डिस्काउंट रेट। ये सिंपल बात है। उसके बाद मैंने फेस वैल्यू के बारे में बात करी और स्टेटेड इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी कि स्टेटेड इंटरेस्ट रेट जो है वो कैश इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जो कैश में आपको मिलने वाला है। अब क्या होता है कि बॉन्ड को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो जब बॉन्ड को हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तो नॉर्मली जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये नॉर्मल एंट्री जनरली होगी। सो एक बात ध्यान रखिए, जब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री तो यही होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम है इसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ही क्लब कर देते हैं। और ये डिस्काउंट और प्रीमियम कैसे आएगा, डिस्काउंट और प्रीमियम जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड के ऊपर आपको दो चीजें मिलने वाली, एक आपको मिलने वाला है एनुअल इंटरेस्ट, और एक आपको क्या मिलने वाला है, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द मेच्योरिटी पीरियड, ऑन मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट पर आपको क्या मिलेगा, आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया था वो आपको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो मेच्योरिटी डेट पे जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपका प्रिंसिपल होगा, तो इन दोनों की हमने क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है। ठीक है सर, डिस्काउंटिंग करना मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, सिंपल रीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ध्यान रखिए कि अगर कोई पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलने वाला हो, 1 साल से ज्यादा समय ले रहा है, तो उसको आज की वैल्यू पर हम डिस्काउंटिंग करते हैं, उसको हम फेयर वैल्यू पर लेकर आते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं सर। तो बॉन्ड की हमें क्या करनी पड़ेगी, डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, और डिस्काउंटिंग की रेट आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे, मतलब आपको अलग से कुछ नहीं करना है। तो लेट से हमने एक बॉन्ड खरीदा, एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर कुछ टेक्निकल पार्ट हम इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, दोनों में हमें समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए हमने 1000 रुपीज फेस वैल्यू बॉन्ड थी, मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स के सामने क्लास में कई बार क्वेश्चन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जब एट द सेम टाइम इसी प्रकार के क्वेश्चन को आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करते हैं तो आप लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको वो अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। अमेरिकन इंग्लिश होती है, कई बार क्वेश्चन में इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते आना चाहिए। या तो मैं आपको समरी वे में लिख देता हूं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो वो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ में ये इशू आता है।
सो हमने बात करी सर 1,000 रुपीज की जो फेस वैल्यू थी, ऐसे लेट से हमने 200 बॉन्ड इशू किए हैं। हमने खरीदे हैं, इशू नहीं किए, हमने क्या करे हैं, खरीदे हैं। और कंपनी ने हमें जो स्टेटेड इंटरेस्ट जो था, लेट से 10%, 10% इंटरेस्ट रेट था जो हमको कंपनी पे करने वाली है। लेकिन इसी प्रकार के बॉन्ड अगर हम बाजार से खरीद लेते, मतलब अगर ये पैसा हम बाजार में इन्वेस्ट करते, तो हमको जो मार्केट मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिवन है, लेट से वो 12% गिवन है, और मैच्योरिटी पीरियड आपको गिवन है। पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब आपको सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन गिवन हो तो दो चीजें हमेशा ढूंढ लेनी चाहिए। एक तो सर इंटरेस्ट ढूंढ लेना चाहिए, और एक आपका प्रिंसिपल मैच्योरिटी के एंड पे। चलिए आप लोगों में से पूछते हैं, इंटरेस्ट हर साल हमें कितना मिलेगा? मैच्योरिटी पीरियड लेट से हमने 3 साल ले ली, बहुत छोटा पीरियड लिया हमने 3 ईयर। हर साल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? पहले ये देखिए ये बात कितने बच्चों को क्लियर है। चलिए लिखिए चैट बॉक्स में कि कितना मिलना चाहिए, हर साल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं बस, और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। अब इसमें भी सोचना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, मिलना कितना चाहिए, मिलना। तो 1,000 रुपीज का एक बॉन्ड है, 200 है, इंटू 10%, ये तो सबको आना चाहिए। 20,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। सर फेस वैल्यू 1,000 है, हमने क्या किया, फेस वैल्यू 1,000, 200 बॉन्ड इशू किए, 10% उसके हिसाब से। सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसमें तो हर स्टूडेंट का आंसर 2 सेकंड में सबको आ जाना चाहिए। तो 20,000 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सर प्रिंसिपल कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ द पीरियड? वो भी बहुत सिंपल है सर, 1,000 इंटू 200। आप हमेशा क्वेश्चन में ये जरूर निकाल के रख लें, पहली स्टेप आपको यही करना है, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गिवन हो, ये फाइंड आउट आपने कर लिया, आपका काम आसान हो सकता है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है सर, 20,000 और 2 लाख हमने निकाल लिया। इसकी क्या कर लेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। सर प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा ये आपको लगातार 3 सालों तक 20 मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर यू विल गेट 2 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो सर हम पहले क्या करते हैं, अब एक बात सर, डिस्काउंटिंग जो करेंगे ना, जो प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, वो हमेशा मार्केट रेट से करेंगे। जो मार्केट का रेट है उसी से हमने क्या करना है, डिस्काउंटिंग। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, डिस्काउंटिंग हमेशा किससे की जाएगी, मार्केट इंटरेस्ट रेट से ही आपको डिस्काउंटिंग करना है, और किसी चीज से नहीं करना है। ठीक है सर, तो डिस्काउंटिंग करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी, मुझे नहीं गिवन है तो मैं निकाल ले रहा हूं। आपको एग्जाम में गिवन होगी, आपको निकालने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन बना लिया ऐसी, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं। तो एन्युटी है यहाँ पे 3 साल तक इंटरेस्ट है, तो 1/1.12, 1, 2, 3 -1/0.12। या आप में से अगर किसी को नहीं भी आता तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम में दिया जाता है। तो सर ये 2.40 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस मल्टीप्लाई आप किसी ऐसे फिगर से मत कर देना। हमेशा ध्यान रखिए एन्युटी हमेशा 1 से बड़ा ही होगा आपको, एक वन वन
से ज्यादा होगा। 2.401 था, मैं लिख लेता हूं 3 फिगर तक, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और तीसरे साल के एंड पे जो आएगा 1/1 0.711। चलिए बगैर मेरे मल्टीप्लाई किए बताइए कि यहाँ पे प्रीमियम पे आना चाहिए या डिस्काउंट पे आना चाहिए? यहाँ पे प्रीमियम आएगा या डिस्काउंट आएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, डिस्काउंट आएगा। लेस देन 2 लाख वैल्यू आएगी, देख लेना आप। लेस देन 2 लाख वैल्यू आएगी। लेस देन 2 लाख क्यों आएगी सर? 2 लाख की फेस वैल्यू है, मैंने बताया। डिस्काउंट पे इशू करेंगे। वन 220 ये हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। इतने में हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कंपनी जो है 2 लाख के इन्वेस्टमेंट को हमको कितने में इशू करेगी? 19220 के ऊपर इशू करेगी। ठीक है सर। सो अगर आपको देखिए, जब हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना सारा कैलकुलेशन करना होता है। अब कई स्टूडेंट लंबे चौड़े स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टोटल बॉन्ड के ऊपर आपकी टोटल इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी, टोटल इंटरेस्ट इनकम, इफेक्टिव इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी, अगर आपसे यही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाए बगैर फर्दर कैलकुलेशन किए, तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे इंटायर 3 ईयर में टोटल इनकम कितनी होगी बता सकता है कैलकुलेट करके? इंटायर 3 ईयर में। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज आपकी गलत पड़ जाते हैं। वो फर्स्ट ईयर की पूछ रहा है, सेकंड ईयर की पूछ रहा है, 3 ईयर की पूछ रहा है, या इंटायर पीरियड की टोटल इनकम बता सकता है कोई स्टूडेंट? एटलीस्ट ओल्ड स्टूडेंट को तो आना चाहिए। इंटायर 3 पीरियड की इनकम। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, पता है? 30 सेकंड। इंटायर 3 बोला मैंने, इंटायर की पूरे बॉन्ड को अगर हम होल्ड करें तो 3 सालों में मुझे इनकम कितनी हो जाएगी? सर इनकम मुझे पहले तो कैश में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैश में इंटरेस्ट मिलेगा ना 3 सालों तक। कितना मिलेगा सर? 1000 इंटू 200 इंटू 10%। अब अगर क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा मल्टीप्लाई 3 कर दो, सर ये 3 क्यों किया मैंने? इंटायर 3 सालों की इनकम बोली थी, 1000 इंटू 200, ये तो वैल्यू हो गई, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट निकाला 3 साल से, ये तो ये तो मेरा कैश की इनकम हो गई, कैश इंटरेस्ट। और दूसरी बात, मैंने जो डिस्काउंट खरीदा था ये भी तो मेरे लिए क्या है, एक तरीके से मुझे मैंने इन्वेस्टमेंट 19220 किया हुआ है, लेकिन मैंने खरीदा कितने में? 2 लाख में खरीदा है। -19220, ये टोटल मेरी इनकम हो गई। 69,780 इज माई टोटल इनकम। इंटायर इनकम, एक तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा हर साल सर, सिंपल बात है, 2 लाख के ऊपर। और जो मैंने 2 लाख की चीज को 19220, कुछ स्टूडेंट ने 9780 दिया, वो भूल गए, मैंने इंटायर इनकम बोला था 60,000, वो भी तो मिलेगा आपको। 20,000 रुपए हर साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इंटरेस्ट? तो 3 सालों में ये भी तो इनकम मिलेगी। और प्लस जो आपने 2 लाख की चीजों को, तो आप देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, ये हमारी क्या हो गई? इंटायर पीरियड में इस इनकम हो गई। तो इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब अगर हम मेच्योरिटी के पीरियड तक होल्ड करने वाले हैं तो हमारी इस बॉन्ड के ऊपर जो इनकम होने वाली है वो 69,780 होने वाली है। 60,000 हम जो हमें हर साल इंटरेस्ट मिलेगा,
तो अब क्या होता है कि एग्जाम में 30 सेकंड 40 सेकंड में जो क्वेश्चन होना चाहिए, स्टूडेंट टेबल बनाते फिर रहे हैं। अभी मैं टेबल भी समझाऊंगा, देखो टेबल के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क आना पड़ेगा, तब जाके आप सीपीए या सीएम, ये तो सीपीए में इतना टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, सीएमए में तो यहीं तक पूछेंगे कि डिस्काउंटिंग वैल्यू कितनी होगी। वैसे पूछ भी सकते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क सिखाने के लिए बैठा हूँ। ये यहाँ पे नॉर्मल क्लास नहीं चल रही है, एडवांस लेक्चर। अगर किसी के ऊपर से जा भी रहा है तो ये अभी समझ लेना कि जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं वही इसको कैप्चर कर पाते हैं। तो अभी हमने देखो यहाँ पे इंटायर पीरियड की इनकम निकाल ली 69। सर हमने एंट्री समझना है, जनरल एंट्री। ये तो हमने इनकम के बारे में बात करी। अब सोचिए आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेट से आपने बिगिनिंग में किया था 1 जनवरी को, तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया आपने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जेब से सर 190 220 गया तो 220 लिख दो यहाँ पे। टू कैश, ये इनकम में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगली जनरल एंट्री जो है, सर मुझे इंटरेस्ट कितना कैश में रिसीव होगा। मैं अब सभी लोगों से पूछूं कि अगली जो 31 दिसंबर, लेट से 31 दिसंबर को मेरी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। जनरल एंट्री नहीं, मेरे को कैश कितना डेबिट करना है, बस मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है। कैश में इंटरेस्ट मुझे कितना मिलना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ये सामने लिखा, उसके बावजूद बच्चे सोच रहे हैं। आप सोचिए, आप या तो लिखने में आप लोगों को आलस आ रहा है, या आप सोच रहे हैं। मैं तो लिटरली सर सामने लिखा हुआ है 60,000, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60,000। किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। मतलब आप सिंपल सर, हर साल 20,000 हमें मिलना है, कैश अकाउंट डेबिट, बस यही एक छोटी सी गलती बच्चे करते हैं। अब इनकम हमारी जो है, इंटरेस्ट इनकम, कैश में मिला हुआ इंटरेस्ट अलग होता है, और जो इनकम स्टेटमेंट में इनकम क्रेडिट होगी वो अलग होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सर मार्केट में कितनी वैल्यू थी, 190 220 थी, तो हमारी इंटरेस्ट इनकम भी उसी पे होना चाहिए। तो जब हमने खरीदा है 190 220 इंटू मार्केट का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारी इनकम कितनी होना चाहिए, 22,826 रुपए। मैं राउंड फिगर ले रहा हूं। और बीच की जो इनकम है ना, वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जिसको कि अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम बोला जाता है। सर ये इन्वेस्टमेंट में क्यों डेबिट किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सोचिए, ये जो इंटरेस्ट है ग्रेजुअली हम क्या करते जाएंगे, ये जो हमने डिस्काउंट हमें मिला है, ये हमारी इनकम में धीरे 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 क्या होते जाएगा, ओवर द 3 पीरियड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितने पे पहुंच जाएगी सर, 2 लाख रुपए के ऊपर पहुंच जाएगी, जितने का हमने इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी वैल्यू। मतलब इस डिस्काउंट को आपने अमोर्टाइज करते हुए, डिस्काउंट को अमोर्टाइज करते हुए किस पर पहुंचा देना है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के ऊपर पहुंचा देना है। तो इसके लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसको कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं। तो यहां मैं बना रहा हूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हर साल आपको इंटरेस्ट तो फिक्स मिलने वाला है, 20,000 20,000। बिलीव मी, ये चैप्टर आएगा जब आपको लेक्चर में बहुत स्लो नहीं रिपीट किया जाएगा, इसलिए ध्यान से समझना। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि अब आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल उस टाइम बनाते आ गया है। 20,000 20,000 20,000 20,000 हमें इंटरेस्ट मिलेगा सर, हर साल मिलेगा, कैश में हमने इन्वेस्टमेंट किया। और जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है वो बीच के डिस्काउंट को अमोर्टाइज करता है
ऑन इन द इंटायर पीरियड ऑफ बॉन्ड लाइफ, जिसको कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड के नाम से आप समझेंगे। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव इंटरेस्ट अमोर्टाइजेशन मेथड। अब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हमने किस वैल्यू पे किया था स्टार्टिंग में? 192.20। यहां मैं लिख लेता हूं 192.20 लिख लेता हूं। इस 192.20 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए? अगर मार्केट रेट से इंटरेस्ट देखें तो 192.20 इंटू 12%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, -20,000। और ये जो डिस्काउंट है, ये हमारी इनकम में क्रेडिट किया हमने अभी। सर इनकम में क्रेडिट किया ना हमने। इनकम में क्रेडिट कैसे किया सर? ये 20,000 हमको मिला था, 20,000 प्लस टू इट। तो अल्टीमेटली ये हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करते जाएगा? बढ़ाते जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड जो हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होगी 193,046। सर सेकेंड ईयर में फिर इंटरेस्ट मिलेगा हमें, तो 193,046 का 12% ये मिलना चाहिए। और हमने यहाँ पे एक्चुअल में रिसीव किया, तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये हम फिर से कैपिटलाइज कर देंगे, 23,165 -20 था। और फिर इसको हम क्या कर देंगे? 193,046 प्लस, और एंड में हमें पता होना चाहिए कि यहां पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? 2 लाख होनी चाहिए। तो जो राउंड फिगर का जो डिफरेंस है ना, वो यहां पे एडजस्ट कर लेना चाहिए। सर इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 196 का 12%, 235,554। तो अमोर्टाइजेशन जो है वो कितना हो जाएगा? 235,45 माइनस, आप इसमें जोड़ के देख लिया, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। वो जो 20-30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, वो हमेशा किस में एडजस्ट कर दिया जाता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 200-250 रुपए का जो डिफरेंस है वो इसमें एडजस्ट कर लेना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पे 2 लाख रुपए रखा और इंटरेस्ट कितना डालने, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन अमाउंट कितना डालने की ये इसके इक्विवेलेंट हो जाए? 196। आई गेस आप लोग ये बात समझ रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं। अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये आप समझ रहे होंगे कि 3789 के आसपास इसमें मर्ज कर लिया जाता है। वो आप चाहे इसमें डाल देते हैं जनरली लोग, कि वो इन दोनों का जो डिफरेंस है मैंने इसमें डाल दिया अमोर्टाइज। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? ओवर द पीरियड अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था ना डिस्काउंट 9780। देखिए तीनों साल का टोटल कितना ही आएगा? 9780 प्लस। तो इस तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी? अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करना। तो इतने लंबे कैलकुलेशन नहीं करना है, ये पूरी डिटेल है। अब ये सोचिए आप करने जाएंगे एग्जाम के प्रेशर में, आप इसको 5 to 7 मिनट्स में करेंगे, और जबकि वो क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में मैंने बता दिया था कि अगर इंटायर पीरियड का इंटरेस्ट पूछे तो हमने देखो सिंपल जो क्वेश्चन का आंसर में 30 सेकंड में दिया, कई बार स्टूडेंट उसको 5 मिनट में टाइम लेते हैं। दैट्स व्हाई एग्जाम में फिर छूटता है और फिर माइंड पे प्रेशर बनेगा। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी चाहिए। चलिए आजमाते हैं कि आप अगर सेम क्वेश्चन देखते हैं कितने स्टूडेंट, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं। मार्केट इंटरेस्ट मैंने 12% ही रहने दिया है,
और कंपनी दे रही है 14%। इंटायर पीरियड में इनकम कितने स्टूडेंट बता सकते हैं, मैं चेक करना चाह रहा हूं। 30 सेकंड में आंसर क्या कोई स्टूडेंट दे सकता? 14% कंपनी दे रही है, ये कंपनी का स्टेटेड रेट है, और मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% है, डिस्काउंटिंग वगैरह तो वही रहेगी। बताइए टोटल इनकम इस बॉन्ड के पीरियड में कितनी बुक होना चाहिए? एक चांस दिया मैंने आपको। दो आंसर आए हैं बस अभी। कुछ बच्चे ये 20,000 को ही लेके चल रहे होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। अब इंटरेस्ट रेट यहाँ 14% हो गया है, तो 20 लाख का 14% के हिसाब से करना है। मैं बस देख रहा हूँ 12 बच्चे क्लास में बैठे हैं, कितने बच्चे तुरंत समझ के आंसर दे पा रहे हैं, मैं तो बस यही चेक कर रहा हूँ। ये जो फ्रैक्शन का 40 सेकंड है ना, 40 सेकंड जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट विल मेक द डिफरेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, आपने 20 लाख वहां लिखा था, 20 लाख का 14% 28,000 होता है, और ये मिलेगा आपको। तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 28,000 इंटू 2.401 ये किया, और 2 लाख इंटू 0.71 ये किया। ये सर इनकम हो गई टोटल, ये हो गई हमारी 2,09,428। अब क्या बचा सर? 30 सेकंड देखो, 28,000 इंटू 3 प्लस 9,428, ये इनकम है मेरी। अगर मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं किया है तो सर 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा ना। 14% मैंने बोला ना, इंटरेस्ट रेट कंपनी देने वाली है, तो 2 लाख का 14% मैंने 2 लाख 20 लाख का 14% 28,000 होता है, तो 28 इंटू 3 साल लाइफ है, तो तीन तो ये मिलेगा सर 84,000, प्लस ये माइनस होगा, सॉरी हाँ, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम ज्यादा पे किया है, तो ये माइनस होगा 9,428। 74,572 किसी एक स्टूडेंट का एग्जैक्ट आंसर था।
गुलशन पता नहीं तुम 74,220 कैसे निकाल लिए बेटा। ये प्रीमियम था तो प्रीमियम अपनी ज्यादा पे करी है, प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम आएगी ना, तो ज्यादा पे करिए 94,289,428। तो सर जो 84,000 इनकम भले मिलेगी उसमें से ये राइट ऑफ हो जाएगी, तो इनकम को कम कर देंगे। तो अब ये स्मार्ट वर्क है, और ये स्मार्ट वर्क आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सीपीए या सीएमए बनेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके पास टाइम थोड़ी एग्जाम में कि हाँ भैया 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो भी 100 टॉपिक्स में से 8 सिमुलेशंस करना है। तो दीज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस मेक द डिफरेंस। मैं इसलिए तो बोलता हूँ शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। चलिए पहले साल की इंटरेस्ट पहले साल की इनकम कितनी बुक करूंगा मैं, पहले साल की इनकम इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है 14% और 12%। पहले साल की इनकम कितनी होगी जो मेरे इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होनी चाहिए? अगेन 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए इसको। 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिए, 10 सेकंड का आंसर था, पता है? 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। देखिए जल्दबाजी सब बच्चों ने कर दी, मैंने इनकम बोला, इनकम। अब देखिए ये मेक द डिफरेंस करेगा सर, ये दो मार्केट बस सीधा निकाल लेना है सर, 209428 इंटू ये इनकम होगी 25,131, 25,131 ही आपकी इनकम होगी। किसी ने दिया है? हाँ दिया, एक स्टूडेंट ने दिया बस। कोई अलग से मैं किसी को कोई पर्सनल कोचिंग नहीं देता हूं। जिन जो स्टूडेंट आंसर दे पा रहे हैं वो सोचिए कि वो थोड़ा सा चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करें, और जो आंसर नहीं दे पा रहे वो थोड़ा सा इसके ऊपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप जाके कंपीट कर पाएंगे। कट ऑफ का परसेंटेज है 75 परसेंटाइल है। अब कुछ स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, 28,000 लिखेंगे, वो शेड्यूल बनाएंगे। अरे इफेक्टिव मतलब सिंपल बात है कि ये जो इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम हमें बुक करनी। अगर आपसे सेकेंड ईयर में पूछ लिया जाए कि सर सेकेंड ईयर में, अब देखो एग्जामिनर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है ना आपसे, वो पूछेगा सेकेंड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में इनकम कितनी आनी चाहिए, कैश इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा सेकेंड ईयर में। अब देखते हैं और कितने स्टूडेंट ठीक कर पाते हैं। सेकेंड ईयर की मेरी इनकम कितनी होगी? अब सेकेंड ईयर की इनकम आपको बताना है। ये सामने क्वेश्चन है, कितना सिंपल है पता है सेकेंड ईयर की इनकम। आप सोचिए मैंने सेकेंड ईयर की इनकम पूछी, तो जब पहले साल मेरा इन्वेस्टमेंट था 209428, इसमें से मैंने अमोर्टाइजेशन कर दिया होगा कितना, कितना अमोर्टाइजेशन कर दिया होगा सर? 28,000 माइनस 25,131, ये मैंने अमोर्टाइज कर दिया होगा। ये अमोर्टाइज कर दिया होगा तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने कम कर दी होगी सर। कितनी थी? 209428 माइनस 2869, ये वैल्यू आ गई होगी। इसके ऊपर सीधे क्या लगा दो, 24787। अब देखिए आप आंसर गलत कर रहे हैं कई स्टूडेंट। अरे इफेक्टिव मार्केट इंटरेस्ट तो सर प्रीमियम को हम राइट ऑफ करते हुए वैल्यू कम करते हैं ना, ये टेक्निकल पार्ट चल रहा है। टेक्निकल पार्ट मैं पहले बता रहा हूं, एडवांस लेक्चर का मतलब एडवांस है, नॉर्मल लेक्चर थोड़ी है ये। नॉर्मल लेक्चर तो आप उसमें पढ़ेंगे तब आप इसको कंपेयर करना। मैंने क्या किया यहाँ पे सर, 2,09,428 था, उसमें से मैंने इन दोनों का डिफरेंस क्या कर लिया, सीधे अमोर्टाइज कर लिया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेकंड ईयर के बिगिनिंग में इतनी बची होगी। यही तो मेरी, इसी के ऊपर तो मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाना होता है। और क्या करना है, 206,559 के ऊपर मैंने क्या कर दिया,
मार्केट रेट लगा दिया 12%। समझ में आया? मार्केट इंटरेस्ट रेट आपकी इनकम होती है। तो एग्जामिनर आपसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है, इन द ईयर ऑफ थर्ड ईयर इनकम बताइए, इन द सेकेंड ईयर बताइए, इन द फोर्थ ईयर बताइए, इन द फिफ्थ ईयर बताइए। वो आपसे पूरे लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं मांगता। कई स्टूडेंट लॉन्ग कैलकुलेशन को एग्जाम क्वेश्चंस करते रहते हैं, और एग्जाम में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो इसमें टीचर का भी कोई रोल नहीं है। इसमें आप कितनी फास्ट सोच पाते हो। सीपीए जो एग्जाम है वो इंटेलिजेंसी की एग्जाम है, मगअप नहीं कर पाओगे आप। ये तो एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे। दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूं कि कुछ एडवांस लेक्चर में आपको ट्रिक्स बता सकूं। लेकिन अगर मैं मेन लेक्चर में ट्रिक्स को बताऊंगा तो कई स्टूडेंट का ध्यान मेन लेक्चर से ही भटक जाता है और पूरे कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हैं। ये आएगा, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट को भी समझने की आप में स्किल होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, इनकम वो होगी जो मार्केट रेट से बुक करना है। सर थर्ड ईयर की इनकम बताइए, थर्ड ईयर की इनकम कितनी होगी इनकम स्टेटमेंट में? लास्ट ईयर इनकम, जो 2-3 स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे तो एटलीस्ट आपको अपने अपना फियर खत्म करना पड़ेगा। अरे गलत होगा, क्या होगा सर, जो हमको लगता है हमने आंसर देना। कोई किसी को जानता तो है ही नहीं, आंसर ही देना है सर। लास्ट ईयर इनकम, अगेन ये 40 सेकंड में आंसर आना चाहिए था। सर आपने ही तो बताया लास्ट ईयर इनकम। अभी ये हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो वैल्यू थी, आप सोचो 209 में से हमने ये वाला हटा दिया था तो ये बचा था। अब इसमें से इसका डिफरेंस हटाएंगे सर, 28,000 माइनस इतना, फिर हमने राइट ऑफ कर दिया होगा 3213 राइट ऑफ कर दिया होगा, तो वैल्यू कितनी बची होगी 206,559 माइनस 3213। बस इसके ऊपर क्या लगा दो 203346 इंटू 12%, 24440, 24402। किसी का आंसर नहीं था किसी का। हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर सही था। तो अब ये ट्रिक सिखाई नहीं जा सकती, ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अच्छा राइट ऑफ करते हैं, प्रीमियम माइनस होती है, उसके ऊपर सीधे मार्केट रेट लगाना है, तो फर्स्ट ईयर का वैल्यू ये आ रही होगी फर्स्ट ईयर, तो वो आपसे एग्जामिनर ये पूछते हैं। अब वो देखो यहां पर आपसे कई बार ऐसे हटा देंगे इसको, वो पूछ लेंगे सेकंड ईयर में राइट ऑफ कितना होगा प्रीमियम, ये ऐसा पूछेंगे वो सेकंड ईयर में प्रीमियम राइट ऑफ कितना होगा, ये क्वेश्चन है चलो आपके सामने। सेकंड ईयर का राइट ऑफ कितना होगा प्रीमियम, और वो आपको मालूम है क्या करेंगे,
वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे देंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उन्होंने बोल दिया इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट हमने बिगिनिंग में किया था, बिगिनिंग में, ये बिगिनिंग की वैल्यू आ गई 209428, और वो पूछेंगे सेकेंड ईयर में प्रीमियम राइट ऑफ बताइए। वो देखो वो कहा, वो जान मुझ के आपके मजे लेते हैं, वो मजे नहीं लेते, वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं। आप कहीं ट्रेडिशनल वे में तो पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बोला बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 209428, और फिर आप में से कई स्टूडेंट इस चीज में स्ट्रगल करेंगे, तो मैंने फिर से क्या बोला, इन्वेस्टमेंट की बिगिनिंग वैल्यू 209428 है, सेकेंड ईयर में राइट ऑफ कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को, सबको देना है। ये लेक्चर आज का बस यही यही है, वो तो मैं स्मार्ट ट्रिक बताने के लिए आपको ये लेक्चर लिया था मैंने। सेकंड ईयर में राइट ऑफ फिगर बताना, भले आप कोशिश कीजिए 5 मिनट लीजिए, 6 मिनट लीजिए, पर बताइए जरूर। और इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने के बाद आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, 3-4 घंटे अपने हिसाब से ये की आंसर निकालने के बाद। मैंने पूछा सेकेंड ईयर में राइट ऑफ, बाकी सब भी कोशिश करो, आंसर में 2-3 मिनट बाद ही दूंगा। सर सेकेंड ईयर में राइट ऑफ के ऊपर आते हैं, तो सर सीधी बात है कि 2,09,428 का इन्वेस्टमेंट था, 2,09,428 का इन्वेस्टमेंट था। तो पहले साल आपने इंटरेस्ट इनकम बुक करी होगी 12, 2,09,428 के ऊपर आपने इनकम बुक की होगी 25,131, 25,131 इनकम बुक की होगी, तो राइट ऑफ आपने कितना किया होगा, 28,000 माइनस 25,131, क्योंकि ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है सर, तो प्रीमियम राइट ऑफ हुई होगी 2,869, ये फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो गई होगी इनकम। तो जब ये राइट ऑफ हो गई होगी इनकम, तो ये इन्वेस्टमेंट कितना बचा होगा 29, मैं तो स्लो तरीके से समझा रहा हूं आपको, 428 माइनस 2,869, 2,06,559 बचा होगा सर। बस सीधी बात है, अब यहीं पे लगाना है 206,559, 206,559 इंटू 12%, 24,787 आ रहा है, और 28,000 आप देते हैं, माइनस 24,787, 3213 इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या पूछा था, सेकेंड ईयर पूछा था, सेकेंड ईयर, मैंने यही बोला सेकेंड ईयर। तो एग्जामिनर आपको ये पॉइंट देगा ना, वो उसको पता है कि आप ये गलती करोगे। ये मैंने फर्स्ट ईयर का ही फिगर लिया है ना, 2,09,428, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पर आपने पहले साल लगा दिया इंटरेस्ट 25,131, 28 आप देते हैं, बीच का डिफरेंस राइट ऑफ करते हैं, तो राइट ऑफ करके प्रीमियम में से माइनस करके 206,559 लेकर आए। इस 206,559 के ऊपर आपने क्या लगा दिया, 24,787, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो राइट ऑफ करते हैं। तो एग्जामिनर शेड्यूल बनाने को नहीं बोलेगा, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, वो घुमा के पूछेगा इनकम कितनी होनी चाहिए।
तो ये आप लोगों के उन स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल आई ओपनर है जो एग्जाम देने जा रहे हैं। केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 1.5 मिनट में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होगा। ये भी ध्यान रखिए। अब आप जो मेरे स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि अब आप इस सिचुएशन पर आपको सीपीए उसी दिन पास कर पाएंगे। आप एग्जाम का फॉर्म मत भरना, जो स्टूडेंट वीडियो भी देख रहे हैं और जो पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एग्जाम की कीमत 50,000 रुपए है, प्लस कॉन्फिडेंस ब्रेक अलग होगा आपका अगर पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए। तो जब तक आप 1.5 मिनट में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, मतलब आपको अब अपने टेस्ट ऐसे बनाना चाहिए, 66 एमसीक्यू का टेस्ट बनाना चाहिए, और 66 एमसीक्यू इंटू 1.5 मिनट्स, 99 मिनट्स होते हैं। 99 डिवाइडेड बाई 60, कितने घंटे में आप कर पा रहे हैं? 1.65। 1 से 1.5 घंटे में अगर आप ये 66 क्वेश्चंस को कर पाते, 1.5 घंटा 1.5। और सर एक चैप्टर की बात नहीं हो रही है, एग्जाम में एक चैप्टर थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो पूरे 20 × 500 में से आएगा। आपको इस सिचुएशन पर पहुंचने वाले हैं तभी आप पास होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बोल रहा हूं। जो मैं ग्रीन सिग्नल देता हूं ना, मैं हमेशा बोलता हूं ना, मेरे वीडियो में सुनते रहते होंगे, ग्रीन सिग्नल वो यही है। जिस दिन आपको लगे कि हम 1.5 मिनट में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं सर, और हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया कि हम 4 घंटे के पेपर में 8 सिमुलेशंस प्लस 66 एमसीक्यू को कर सकते हैं, और सीएमए वाले स्टूडेंट 100 क्वेश्चन को अगर 4 घंटे में कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन है, सॉरी 100 तो मैंने ज्यादा बोल दी, 100 क्वेश्चंस अगर या 60 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे में कर सकते हैं, तभी अपनी एग्जाम को प्लान आउट करने की सिचुएशन बन। सीएमए का एक सिलेबस सरल है, इतना टेक्निकल नहीं होता, थ्योरी ज्यादा होती है, तो वो वाले बच्चे तो बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि आपको सीएमए का जो लेवल है वो सीपीए से 50% है। तो कोइंसिडेंटली आप सीपीए और सीएमए की इस एडवांस लेक्चर की कॉमन बैच में बैठे, तो विल गेट द आइडिया कि सीपीए कितना टफ है। टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो आप मेरी इस बात को, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। चैप्टर को जब आप समझें, दोबारा पढ़ें। और देखिए ये जो मास्टरी जो आई है, ये जो मैं फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये 1 डे की तो मेहनत नहीं होगी कि सर ने पढ़ा होगा कहीं। वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन की ब्यूटी है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देती कि आपको फाइनेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाती। तो वो चीजें प्रैक्टिस से आई है, ये ओवर द पीरियड प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। तो आप भी कम से कम 4-5 बार अच्छे से पढ़ने के बाद ही एग्जाम देना। ये एक आज का लेक्चर था, एडवांस लेक्चर, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, लेकिन आप जब तक इसको पढ़ के रखिए, सेकंड पार्ट का डेट अनाउंसमेंट करेंगे हम ग्रुप पे। तो आज इस लेक्चर में हमें क्या करना है सर, इस एडवांस लेक्चर के वीडियोस को देखना है, और जो मैंने आंसर निकाले वो आंसर, क्योंकि आपको निकालने की कोशिश करना। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो मिल सकते हैं वो मैं बता दूं, आप अपने ग्लैम की बुक्स में निकालेंगे, वहां बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आपको मिल जाएंगे। 5वां या 6ठा नंबर का ग्लैम है, और यूएससीएमए के सेकंड पार्ट में भी बॉन्ड शायद 3री या 4थी यूनिट में कवर होता, वहां आपको इसका वो मिल जाएगा। ठीक है जी, सो ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या आप इस एक्सपोर्ट लेवल पर इंटरेस्ट इनकम को बुक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और अगर आप उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं, यू आर इन अ गुड पोजीशन। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं।